नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के विषय हिंदी की सहायक पुस्तक भारत की खोज के दूसरे अध्याय तलाश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उपशीर्षक है भारत की विविधता और एकता। जिसका उपशीर्षक है भारत की विविधता और एकता। इस पाठ्यांश को पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ्यांश के प्रश्नोत्तरों को दोहराकर अपने मानस पटल को ताजगी से भरते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 1। किन किन चीज़ों ने नेहरू जी में भारत की समझ पैदा कर दी थी? यानी वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके द्वारा नेहरू जी की समझ भारत के प्रति दृढ़ हुई? उत्तर: पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने नेहरू जी में भारत की समझ पैदा कर दी या तैयार कर दी। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग के लोगों की सोच अंग्रेजी ढांचा और अंग्रेजों के संबंध में किस प्रकार की थी? इसका उत्तर है, मध्य वर्ग के लोगों की सोच अंग्रेजी ढांचे को बनाए रखने की थी और अंग्रेजों को हटाने की थी। एक बार फिर से, मध्य वर्ग के लोगों की सोच अंग्रेजी ढांचे को बनाए रखने की थी और अंग्रेजों को हटाने की थी। प्रश्न क्रमांक 3। नेहरू जी के अनुसार पूरे भारत में किसानों की एक समान समस्याएं कौन सी थी? कहने का आशय, पूरे भारत में जो किसान थे उनकी कुछ मिली जुली एक समान समस्याएं थी, वो कौन सी थी? इस प्रश्न का उत्तर है, यानी वो समस्याएं जो थी मिली जुली समान समस्याएं, वो थी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर एवं पुलिस के अत्याचार आदि। एक बार फिर से, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर एवं पुलिस के अत्याचार आदि। अगला प्रश्न, नेहरू जी की सोच मानव मात्र के प्रति किस प्रकार की थी? अर्थात नेहरू जी मनुष्य के बारे में किस प्रकार सोचते थे? इसका सही उत्तर है, नेहरू जी की सोच मानव मात्र के प्रति वासुदेव कुटुंबकम की थी। अर्थात सारी सृष्टि या सारी दुनिया और उसके लोग आपस में एक परिवार। अगला प्रश्न, भारत माता शब्द का मूल अर्थ क्या है? भारत माता शब्द का मूल अर्थ क्या है? नेहरू जी के अनुसार इसका उत्तर, भारत में निवास करने वाले लाखों लोग अर्थात भारत की जनता ही भारत माता का मूल अर्थ है। एक बार फिर से, भारत माता शब्द का मूल अर्थ भारत में निवास करने वाली लाखों की जनता या भारत की जनता जनार्दन।
अगला प्रश्न, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? भारत माता की जय का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर को हम पिछले प्रश्न से जोड़ते हैं। भारत माता का अर्थ है भारत में रहने वाली जनता। तो भारत माता की जय का अर्थ होगा भारत में रहने वाली समस्त जनता की जय या जनता जनार्दन की जय। अब आगे हम इस उप प्रकरण को पढ़ते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। भारत की विविधता और एकता, अर्थात भारत में जो विविधता या भिन्नता थी और उस भिन्नता के बावजूद भी जो एकता विराजमान थी या विद्यमान थी, उसके बारे में इस पाठ्यांश में हम पढ़ रहे हैं। सुनिए। भारत की विविधता अद्भुत है। कैसी है? अद्भुत, अर्थात अनोखी है, प्रकट है। वह सतह पर दिखाई पड़ती है, अर्थात स्पष्ट दिखती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शरीर रूप से भी है। ताल्लुक माने संबंध, वास्ता शारीरिक रूप से अर्थात शरीर से भी है और मानसिक आदतों अर्थात हमारी सोच से और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान, उत्तर पश्चिमी इलाका अर्थात भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ पर रहने वाले पठान और सुदूर दक्षिण में, सुदूर माने एकदम भारत के दक्षिण दिशाओं में स्थित या रहने वाले वासी तमिल में बहुत कम समानता है। अगर हम भारत के उत्तर और दक्षिण में निवास करने वाले लोगों को साथ खड़ा करके देखें या दोनों में तुलना करें तो दोनों में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न हैं, उनकी नस्ल या प्रजातियां भिन्न हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। समान सूत्र, समान बातें या कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं जो कि समान हों। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ, शरीर गठन में अर्थात उनका चेहरे का बनावट, शरीर का बनना, छोटा मोटा पतला दुबला आदि, खाने में भी विविधता है और पहनावे में अर्थात वेश में भी विविधता, और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं और भाषा भी दोनों की अलग होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की कमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। भारत उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश अर्थात सीमावर्ती क्षेत्र में मध्य एशिया की गमक तो है, वहाँ आना जाना है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज अर्थात वहाँ के चलन और प्रथाएं जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं, अर्थात हिमालय पर्वत के पार के देशों की याद भी दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य, ध्यान से सुनिए, पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। जो पठानों के जो नृत्य हैं किससे मिलते हैं? रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। कहने का मतलब, पठान पश्चिम उत्तर क्षेत्र से आए, लेकिन उनमें भी भारतीयता के गुण, भारतीयता की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, जैसे कि हमारे दक्षिण भारत के तमिल प्रांत के लोगों में दिखाई पड़ती है। इसमें कोई अचरज नहीं है अर्थात आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी, कौन सा देश? अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। माने अफ़गानिस्तान को मिलाकर और अन्य सीमावर्ती
देश भारत से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियों को ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी हैं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। ध्यान रखिए इस बात को। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी हैं, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। अर्थात इस्लाम धर्म अपनाने से पहले वो किस धर्म को के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थे। जो जो प्रजातियाँ या जातियाँ यहाँ पर थी वो पहले बौद्ध थी, और बौद्ध से भी पहले वैदिक काल में वो क्या थी? हिंदू। वैदिक काल अर्थात वेदों का काल है। जो सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेषों अब भी स्मारकों और मठों, स्मारक यादगार कुछ बनाए जाते, भवन, स्तंभ आदि, और मठों माने आश्रम के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। कहने का मतलब अभी भी वहाँ पर खंडहर शेष हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के। तक्षशिला एक प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महान विश्वविद्यालय था। तो विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। अर्थात तक्षशिला का जो महान विश्वविद्यालय था वो कब अपनी प्रसिद्धि पर था? आज से 2000 वर्ष पूर्व या पहले। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे चले आते थे। माने तक्षशिला में पढ़ने वाले केवल भारतीय ही नहीं थे, समस्त एशिया के देशों के लोग आकर उसमें, ये छात्र आकर उसमें शिक्षा प्राप्त करते थे। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन से कुछ अंतर हुआ, लेकिन जो मन में एक विचार विकसित हो गया था वह पूर्णतः नहीं बदला जा सका। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। इस बात के दो चरम उदाहरण कौन कौन से हैं? पठान और तमिल। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच की है। बाकी जो संप्रदाय, जातीय समूह आए वो इन दोनों के बीच के हैं। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। कहने का मतलब पठान हो, तमिल हो या इन दोनों के बीच की स्थिति वाले लोग हों, सब पर भारतीयता की गहरी छाप दिखलाई पड़ती है। यह जानकारी बेहद हैरान करने वाली या हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषाभाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसके बावजूद इन सबके गुण दोष कमोबेश यानी लगभग एक से ही है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। अर्थात इसके संबंध में सही जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐसी स्थिति की जानकारी कहाँ से मिलती है? पुरानी परंपरा माने चलन, रीति रिवाज से और अभिलेखों से, लिखित साक्ष्यों से। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी। क्या थी उनकी राष्ट्रीय विरासत? एक ही थी, और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। कहने का मतलब उनकी नैतिक और मानसिक सोच में समानता देखी जा सकती थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी।
चीन की तरह भारत भी अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। यानी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता क्या थी? एक, जिसने तमाम तमाम माने सारी या सभी चीज़ों को आकार या आकृति प्रदान की। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर इस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए, अर्थात विदेशों से लोग आए, यहाँ पर निवास किया, उन्होंने अपनी संस्कृति का इस पर प्रभाव डाला, लेकिन अंत में वह यहाँ की संस्कृति में ही घुल मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, विघटनकारी तोड़ने वाले, विनाशक विध्वंसक तत्व घटक उभरे या पैदा हुए, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। तुरंत ही उन्होंने क्या किया? भारतीय सभ्यता में या भारतीय सोच में सामंजस्य यानी तालमेल खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी थी। विशेष ध्यान दीजिए, सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने, कौन से स्वप्न ने? एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी भी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई, अर्थात ये एकता की भावना भारतीयों के हृदय में बसी हुई थी। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता, रीति रिवाजों और विश्वासों के प्रति अपार सहिष्णुता माने सहनशीलता या सब्र का पालन किया, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया, अर्थात अन्य विचारों को भी आत्मसात करके उनको विकसित किया, आगे बढ़ाया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में यदि उत्तर भारत के लोगों को देखें और दक्षिण भारत के लोगों को, तो उन दोनों में कई सारी भिन्नताएं हमें स्पष्ट दिखलाई देंगी। उसी समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है, और जब इन दोनों समूहों की यदि हम एकता को परखना चाहते हैं तो हम किसी दूसरे देश के समूहों की तुलना करेंगे तो हमें अपनी एकता स्पष्ट नज़र आती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप राजस्थान और गुजरात दो प्रांत हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान की अपनी सभ्यता और संस्कृति है, गुजरात की अपनी सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों प्रांतों की सभ्यता संस्कृति इस प्रकार से घुली मिली दिखेगी कि कहीं हम स्पष्ट अंतर नहीं बतला सकते कि ये गुजराती सभ्यता या संस्कृति है या कि राजस्थानी। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था। ध्यान दीजिए, एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अर्थात अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि
किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेसी महसूस करता था। ये एक विशिष्टता है कि हम अपने देश में किसी भी प्रांत में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो हमें अपनापन ही नज़र आएगा, लेकिन किसी दूसरे देश में यदि पहुंच जाएं तो वहाँ पर हम अपने आप को अजनबी, अनजान, पराया, परदेसी महसूस करेंगे। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर नहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। कहने का मतलब, भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे उन्होंने किसी भी धर्म या संप्रदाय को अपनाया हो, लेकिन भारतीयता की झलक, भारत के प्रति प्रेम उनका स्पष्ट झलकता है या दिखाई देता है। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हों। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। कहने का आशय, आज के समय में राष्ट्रीयतावाद अर्थात अपने देश से प्रेम, राष्ट्रवाद से प्रेम की अवधारणा बहुत विकसित हो चुकी है। जैसे सुनने में आता है, अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों ने एक सम्मेलन किया और भारतीय सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए या कार्यक्रम आयोजित किए। तो भारत देश में ही नहीं, विदेशों में रहकर भी लोग अपने देश की एकता को प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। ये सही है, अलग अलग दिमाग में अलग अलग विचार पैदा होते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में मातृभूमि की जो छवि है, चित्र है, वो अलग अलग है, सोच अलग अलग है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गांवों के बारे में। किसके बारे में सोचता हूँ? दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत, जिनकी गणना ना की जा सके, छोटे छोटे गांवों के बारे में सोचता हूँ। उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। अर्थात वर्षा ऋतु की उस जादुई माने अनोखी विचित्र बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती, झुलसी तेज आंच से या आग से मुरझाना, या मुरझाई हुई धरती में जीवन संचार अर्थात जीवन जागृत करना, चेतना, नई चेतना जागृत करना, तो संचार करके उसे सहसा माने अचानक सौंदर्य और हरियाली से झिलमिलाते प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, खैबर
इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र का एक स्थान है, सीमावर्ती क्षेत्र। भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। सहेज कर माने संवार कर। इधर कुछ बातें आई, उस पर ध्यान दीजिए। नेहरू जी जो सोचते हैं उसमें बतलाया सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय। इस पंक्ति का क्या आशय होगा? अर्थात बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ, पहाड़ियाँ बर्फ की टोपी पहने हुए। यहाँ मानवीकरण है, बर्फ हिमालय को टोपी पहनाने की बात कही गई है। तो बर्फ की टोपी पहने हिमालय अर्थात बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ, या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी है, अर्थात ताज़े फूलों से, ताज़े खिले फूलों से भरी हुई है, और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना, अर्थात अपनी सुंदर मनोरम कर्णप्रिय आवाज़ करते हुए झरने बह रहे हैं। हम अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं, अर्थात वहाँ पर हम अपनी 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 कल्पनाओं के अनुसार एक दृश्य अपने दिमाग में तैयार करते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं। ये पाठ्यांश यहीं ख़त्म होता है। अब इस पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी स्मृति पर जोर डाल के ढूंढने हैं और मैं उत्तर बतला रहा हूं तो उनसे मिलाना है, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। इस पाठ्यांश को पढ़ने के बाद हम इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो पाएँ। पहला प्रश्न है, पठानों के लोकप्रिय प्रचलित नृत्य किस विदेशी नृत्य शैली से मिलते हैं? प्रश्न, पठानों के लोक प्रचलित नृत्य किस विदेशी नृत्य शैली से मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है, आपने सोचा, चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है रूसी कोजक नृत्य शैली। यानी उत्तर होगा पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थीं, वे इस्लाम के आने से पहले क्या थीं? ध्यान से सुनिए प्रश्न। पुराने तुर्क और दूसरी जनजातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, वे इस्लाम के आने से पहले क्या थीं? इसका सही उत्तर है बौद्ध, अर्थात वो पहले बौद्ध अनुयायी थी। प्रश्न क्रमांक 3, तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर कब था? तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर कब था? उस समय बतलाना है। इसका सही उत्तर है तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर 2000 वर्ष पहले था या 2000 वर्ष पूर्व था। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के मध्य भाग में अनेक भाषा शैली के लोग रहते हैं, या
भारत के मध्य भाग में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। उन लोगों द्वारा बोली जाने वाली कोई 5 भाषाओं के नाम बतलाइए या लिखिए। तो पाठ्यांश में बहुत सारी भाषाओं के नाम दिए गए हैं, कोई भी 5 भाषाओं के नाम हम इसमें लिखेंगे। जैसे उत्तर हो सकता है बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। ये मैंने 5 भाषाओं के नाम बतलाए हैं, इसमें 10-12 भाषाओं के नाम एक साथ दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, सभ्यता के आरंभ में ही भारतीय मानस में अर्थात भारतीयों के मस्तिष्क में किसने अपनी जगह बना रखी थी? प्रश्न दोहराता हूँ, सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में या भारतीयों के मस्तिष्क में किसने अपनी जगह बना रखी थी? इसका सही उत्तर है एकता के स्वप्न ने। शॉर्ट आंसर, छोटा उत्तर होगा एकता के स्वप्न ने। पूरा उत्तर देंगे तो सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में या भारतीय मस्तिष्क में या भारतीयों के मस्तिष्क में एकता के स्वप्न ने जगह बना रखी थी। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, बर्फ की टोपी पहने हिमालय और नवजात फूलों से लदी कश्मीर की पहाड़ी घाटी से नेहरू जी का क्या आशय है? ये 2 वाक्य हैं, वाक्यांश हैं। बर्फ की टोपी पहने हिमालय और नवजात फूलों से लदी कश्मीर की पहाड़ी घाटी से नेहरू जी का क्या आशय है? तो बर्फ की टोपी पहने हिमालय से नेहरू जी का आशय है बर्फ से ढका हुआ हिमालय या उसकी चोटियाँ। और दूसरा, नवजात फूलों से लदी कश्मीर की पहाड़ी घाटी से आशय नवीन फूलों से भरी हुई कश्मीर की पहाड़ी और घाटियाँ। ताज़ा फूलों से लदी हुई कश्मीर की पहाड़ी और घाटियाँ। इस प्रकार यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आपको इस पाठ को, इस पाठ्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न बनाने हैं। एक एक लाइन का उत्तर रहे जिसमें, या एक शब्द का उत्तर रहे, और इस पाठ की पूरी तैयारी करना है। इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं गृह कार्य के रूप में आपको देता हूँ। आपको कोई 5 नारा लेखन कार्य मिलते हैं, यानी 5 नारे लिखने हैं। जैसे एक मैं बतला देता हूँ, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इस प्रकार और भी आप कोई स्लोगन या नारे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये काम आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।